हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 10th ऑफ फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दोनों न्यूज़पेपर दिए गए हैं उनमें से जितने भी कॉमन हमारे आर्टिकल्स होंगे वो हम एक ही न्यूज़पेपर से करने वाले हैं और बचे हुए जो अदर आर्टिकल्स हैं उनको अलग से देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी को PDF चाहिए है, न्यूज़पेपर का नहीं, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल UPSC से रेलिवेंट यहाँ पर आए हैं, जो PPT आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है वो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पे अपलोड होता रहता है। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल से शुरू करते हैं। दोनों ही न्यूज़पेपर में दिया गया है भारत रत्ना से रिलेटेड। अब क्योंकि ये 2019 के बाद में डायरेक्टली 2024 में दिया जा रहा है तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स आने भी वाला है, आप लोगों को पता है 26 ऑफ मई को आपका प्रीलिम्स है, तो इसलिए उसमें इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। इसी वजह से हम और भी अवार्ड्स को देखेंगे, पहले क्या था अवार्ड्स का, कैसे दिए जाते हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें दो नाम ऐसे थे जो पहले ही पता चल चुके थे, जिनमें से एक हम देखते हैं अडवाणी जी का, दूसरा हम देखते हैं कपूरी जी का। ये जो दो नाम थे ये पहले ही 2 फरवरी के अकॉर्डिंगली हमें पता था। अब नए 3 नाम फिर से गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें भारत रत्न के लिए हम देख पाते हैं यहाँ पर PV नरसिम्हा राव को, उसके अलावा फार्म के लीडर जो चरण सिंह है उनको, और इसके अलावा MS स्वामीनाथन को। अब इन तीनों का नाम आप लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुना होगा, खासकर प्रीलिम्स के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि जो MS स्वामीनाथन है उनकी एक रिपोर्ट आई थी एग्रीकल्चर पे लेके, जो कि फार्मर्स का नेशनल कमीशन बनाने की बातें कर रही थी। आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत में आपको ये मिल जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और ज़रा अच्छे से समझते हैं कि इंडिया का ओनर सिस्टम काम कैसे करता है। हम जब किसी को इज्जत देते हैं तो कैसे देते हैं, अवार्ड्स देकर देते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनकी सराहना होती है, तो कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट क्या है इंडियन नेशनल अवार्ड्स की और उनकी हायरार्की क्या है। सबसे पहले हमें 2-3 तरीके के यहाँ पर सिविलियन अवार्ड्स जैसे होते हैं या गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, इस प्रकार से अवार्ड्स को देखने को मिलते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास पीस अवार्ड्स भी हैं, पॉलिटिकल अवार्ड्स भी कुछ हम देख सकते हैं, या पर्टिकुलर अदर अवार्ड्स की कैटेगरी में भी उनको रखा जा सकता है। क्योंकि हमारे लिए अभी उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है तो इसीलिए हम उसको स्किप करेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नेशनल अवार्ड्स में हम उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले और जो सबसे बड़ा, अगर किसी सिविलियन को, भारत के किसी नागरिक को अगर अवार्ड मिल सकता है वो मिल सकता है भारत रत्न का। यही भारत रत्न का अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है इन तीनों महाशय को, और जो पहले 2 बचे हुए उनको भी। इसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, यानी कि यहाँ पर 4 अवार्ड आप देख पाएंगे। पद्मश्री होता है जो कि 4th हाईएस्ट बन जाता है। सेकंड हाईएस्ट क्या है, पद्म विभूषण। 3rd हाईएस्ट होता है पद्म भूषण, और 4th हाईएस्ट हमें पद्मश्री के बारे में पता है। गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें भी तो 4 ऐसे अवार्ड्स हैं जो आपको 100% पता होने चाहिए, जैसे कि परमवीर चक्र जो कि सबसे हाईएस्ट है, महावीर चक्र जो कि 2nd हाईएस्ट, यानी कि हमारे जो आर्मी के मेंबर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है, वीर चक्र जो कि 3rd हाईएस्ट है। इसके बाद वाले अगर आपको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र ना भी याद रहे दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट आपको ये 3 जरूर पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं भारत रत्न से। भारत रत्न जो है वो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में माना जाता है, जिसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1954 के अंदर। यानी कि कंट्री का हमारा संविधान हम नए नए आज़ाद हुए थे, 1952 में हमने उसको अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ रहे थे, और 2-3 साल के बाद ही 1954 के अंदर हमने भारत रत्न को एज अ अवार्ड सिस्टम के रूप में ले लिया। अब यही सेम कैटेगरी आपके जो सिविलियन अवार्ड 3 और बच गए ना, भारत विभूषण यहाँ पर है, भारत भूषण है एंड पद्मश्री, इन तीनों की डेट भी हम देख पाएंगे कैसे 1954 ही है ईयर में। अभी किस इंसान को ये मिल सकता है, तो एनी पर्सन, कोई भी इंसान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी रेस क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, या फिर उसका सेक्स क्या है। सेक्स से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो जेंडर से है, यानी कि मेल है या फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसका जेंडर क्या है, उसकी रेस क्या है, उसका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, जस्ट उसको एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसको भारत रत्न का यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। ये रिकॉग्नाइज किया जाता है
होता है जिसमें जो ह्यूमन इंडोवियर है उसके तहत किसी इंसान ने हाईएस्ट काम किया, बहुत एक्सेप्शनल काम किया है किसी भी फील्ड के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज करके इसको दिया जाता है। इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को। देखिए कोई भी अवार्ड हो हमेशा उसको दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, हमेशा प्रेसिडेंट को ही आप देखेंगे कि वो अवार्ड बांट रहे हैं, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर भारत रत्न के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। और जो हमारे दूसरे 3 हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कमिटीज़ बनती हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होता है। नंबर कितने हो सकते हैं, किसी एक साल के अंदर मिनिमम यहाँ पर 1 भी हो सकता है और मैक्सिमम सिर्फ 3 ही को यहाँ पर क्या मिलता है, भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है। अब आप पूछेंगे मैम पर इस साल तो 5 लोगों को मिल रहा है। हाँ, ऐसा पहले भी एक बार हुआ है 1999 के अंदर, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि 3 की लिमिट को क्रॉस कर दिया गया था। सो मैक्सिमम यही है, लेकिन अब हम सोच सकते हैं क्योंकि 2019 के बाद से अब तक किसी को नहीं मिला है, जो कि एनुअल अवार्ड है, ये हर साल दिया जाता है, तो शायद इसी वजह से इसको तोड़ दिया गया हो और ये शायद चल भी जाएगा। अब जो सर्टिफिकेट होता है, जिस दिन यहाँ पर आपको अवार्ड दिया जाता है उस दिन रिसिपेंट जो है उसको एक सर्टिफिकेट साइन होके मिलता है जिसको सनंद भी बोला जाता है। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं और उनको साथ में एक मेडल मिलता है। अब ये जो अवार्ड है इसके साथ में कोई आपको मनी ग्रांट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, जस्ट सम्मान आपको ये रूप में इसको दिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले रिसिपिएंट कौन थे भारत रत्न के 1954 के अंदर। हम देख पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर सी राजा गोपालाचार्य जी को मिलता है, दूसरे यहाँ पर थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और थर्ड हम देख पाएंगे सर सीवी रमन जी को। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात करें कि भारत रत्न दिखता कैसा है, तो ओरिजिनली जो स्पेसिफिकेशन थी अवार्ड की वो मानी गई थी कि सर्कुलर गोल्ड मेडल बना देंगे। इस तरीके से गोल्ड मेडल बना देते हैं जिसका 35 mm का डायमीटर होगा, जिसके बीच में सन होगा, यानी कि सूर्य जो है सूर्य देवता होंगे भारत रत्न की तरह, और उसके अंदर लिखा होगा भारत रत्न देवनागरी के अंदर, हिंदी के अंदर, और इसका एक फ्लोरल व्रेथ बिलो उसके बना दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या किया गया है, अभी हमें दिखने को मिलता है कि पीपल की एक पत्ता, ये जो आप लीफ देख पा रहे हैं ये पीपल की लीफ है, उसके ऊपर यहाँ पर आगे की तरफ हमें सन दिखाई देते हैं जिसमें देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ है, और इसके रिवर्स साइड में इसके पीछे की तरफ हम देख पाते हैं अशोक चक्र को। तो ये हमें समझ में आता है कि अभी का जो है वो थोड़ा अलग है। अब ये भी माना गया था कि जो ओरिजिनली जो होगा उसमें स्टेट एम्बलम या फिर हमारा जो स्टेट का एम्बलम भारत अशोक चक्र है उसी को यहाँ पर लगाया जाएगा और वही हमारा मोटो होगा। इसको गर्दन के वाइट रिबन के अंदर इसको गर्दन में पहना भी सकते हैं, अराउंड में डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो इंडिकेशन है वो एक ही साल के बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। अब डेकोरेशन जो है उसमें पीपल की लीफ है, 5.8 सेंटीमीटर तक का ये लंबा होता है। ना बोल तो ये वेरिफिकेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंज की तरफ दिखाई देता है। लीफ कौन सी है, पीपल के शेप है, कलर क्या है, ब्रोंज है, यानी कि पीतल जो होता है आपका उस तरीके का ये होता है, उसी से बना हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर सन का रेप्लिका अभी भी बना हुआ है। रिवर्स साइड में स्टेट एम्बलम हमारा है, मोटो भी यहाँ पर देवनागरी की तरह लिखा हुआ है, और इंस्क्रिप्शन के ऊपर ब्रोंज से यहाँ पर बर्निश्ड किया गया है। अवार्ड के अंदर 2 इंच वॉइड एक वाइट रिबन लगती है, ये जो आपको यहाँ पर जगह दी गई है इसमें एक वाइट रिबन लिखती है, और ये जो रेसिपिएंट है जिसको ये मिल रहा है उसके गले में इसको पहना दिया जाता है। टाइप हमें पता है कि भारत रत्न को यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, पीपल की लीफ, आपको आई होप सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सिविलियन है, कैटेगरी नेशनल अवार्ड्स के बीच में आता है, और इंस्टीट्यूट 1954 में, लास्ट अवार्ड यहाँ पे 2019 होना चाहिए था, और टोटल अवार्ड ही अभी तक 43 + 3 फिर 2019 में भी हम देखते हैं तो काफ़ी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि 2019 में जो लास्ट अवार्ड मिले थे वो किन किन को मिले थे। हो सकता है कि यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल पूछ ले, तो प्रणब मुखर्जी इनमें से एक थे जो कि हमारे उस समय पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2018 तक। उसके बाद हम देखते हैं नानाजी देशमुख को, ये भी एक रेसिपिएंट थे, और भूपेन हजारिका, ये तीसरे हमारे रेसिपिएंट थे जिनको 2019 के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पद्म अवार्ड के बारे में। पद्म अवार्ड्स क्या है, पद्म अवार्ड्स जो है उनकी
कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो 1954 में ही होता है और ये हर साल रिपब्लिक डे के ऊपर आपको दिए जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 26 जनवरी को यहाँ पर रिपब्लिक डे था और हम देख पाते हैं अवार्ड जो है वो 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम पद्म अवार्ड है। और पद्म अवार्ड यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पद्मश्री को, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया में डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, कुछ ऐसा काम जो कि काफ़ी अलग था और इस इंसान ने किया। 3rd हाईएस्ट को हम देख पाएंगे पद्म भूषण को, जिसको अगेन हाई ऑर्डर पे कुछ बहुत अच्छे लेवल पे आपने कोई अलग तरीके से डिस्टिंग्विश जो काम था वो करके दिखाया, सर्विस दी है। और पद्म विभूषण जो होता है वो एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दिया जाता है कि बहुत ही एक्सेप्शनल थी, बहुत ही अलग तरीके की वो थी और उसको यहाँ पर किसी के द्वारा किया गया तो उनको ये मिलेगा। अवार्ड के अंदर यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन काम होते हैं, जो अलग तरीके के काम होते हैं, जिसमें एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, कुछ बहुत बड़ा आपने अचीव कर लिया है, कुछ सर्विसेज दी हैं, वो सभी फील्ड में देखी जाती हैं, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, मेडिसिन हो, सोशल वर्क, साइंस एंड इंजीनियरिंग, पब्लिक अफेयर, सिविल सर्विस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इन सभी मायनों में यहाँ पर देखने के बाद ही आपको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। सभी पर्सन्स को ये मिल सकता है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स, सभी के सभी इसमें एलिजिबल है इन अवार्ड्स को लेने के लिए। अवार्ड जो है नॉर्मली मृत्यु के पश्चात नहीं दिया जाता है, यानी कि पोस्टमोसली जो है वो अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मली कभी कभी दे भी दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हाईली डिजर्विंग केस है कोई, तो गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है कि इस अवार्ड को मृत्यु के पश्चात भी जो पर्सन है उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाए और उनको ऑनर किया जाए, खासकर जब डेथ जो है वो एक ही साल हुआ अभी होने में, यानी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर दिया जाता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट दे सकती है। एक हायर कैटेगरी है पद्मा अवार्ड, जिनको सिर्फ उन्हीं इंसान को दिया जा सकता है जिन्होंने 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर पद्मा अवार्ड उससे पहले नहीं मिला, यानी कि वो टाइम निकल गया तो उसके बाद ही अगर यहाँ पर केस आता है कि उनको पद्मा अवार्ड पहले भी मिला हुआ है, 5 साल हो चुके हैं, मान लीजिए 2015 में यहाँ पे मिला हुआ था और अब हम देखते हैं कि 2024 हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 ईयर हो सके, तो यहाँ पर पद्मश्री उनको मिला होगा तो अब उनको पद्म भूषण मिल सकता है। यूजुअल प्रैक्टिसेस जो होती है इसके अंदर रिकमेंडेशन करने के लिए हर साल स्टेट के जो यूटी के गवर्नमेंट जो होती है, मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, पद्म रत्ना, भारत रत्ना जो है लोग, या फिर पद्म विभूषण अवार्ड हैं, उन सब को बुलाया जाता है 1 अक्टूबर तक और उनको बोला जाता है कि आप रिकमेंडेशन दीजिए, सुझाव दीजिए किसको ये अवार्ड देना चाहिए। फिर जो रिकमेंडेशंस हैं वो मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सभी के द्वारा दी जाती हैं और उनको पद्म अवार्ड कमेटी के सामने रखा जाता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या ये एक स्टैंडिंग कमेटी है या फिर ये एडहोक कमेटी है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो अवार्ड है उनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हर साल कॉन्स्टिट्यूट करवाते हैं, वही इनको देते हैं। रिकमेंडेशन यहाँ पर अवार्ड्स की जो कमेटी है वो सबमिट करती है प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्रेसिडेंट के पास इनको भेजा जाता है अप्रूवल करने के लिए। और कोई भी अवार्ड जब तक यहाँ पर अगर रिकमेंडेशन नहीं की गई है अवार्ड कमेटी के द्वारा, तब तक उसको नहीं दिया जा सकता किसी के भी नाम पे। जो नेम है अवार्ड विनर्स के उनको पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में, जो कि एक तरीके का न्यूज़ टाइप आप लगा लीजिए, जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है इंडियन गवर्नमेंट की वो इसके अंदर आती है। और प्रेसिडेंट किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं एनुअल अवार्ड को या डेकोरेशन को किसी पर्सन के, वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हक किसके पास है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। उन्हीं के पास किसी भी अवार्ड को यहाँ पर देने का भी हक है और उन्हीं के पास उस अवार्ड को कैंसिल करने का भी हक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अवार्ड 26 जनवरी को हर साल दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो होती है वो राष्ट्रपति भवन में ही होती है। सेरेमनी जनरली मार्च और अप्रैल के हेल्ड मंथ वगैरह में हम देखेंगे, नाम पहले ही आ जाते हैं, लेकिन फिर हम देख पाएंगे कि मार्च अप्रैल के अंदर उनको मेडल पहनाए भी जाते हैं। डेकोरेशन के अंदर यानी क्या क्या मिलता है, तो हम देखते हैं कि एक अगेन भारत रत्न की तरह सनद यानी कि सर्टिफिकेट उनको मिलती है, जिसके अंडर हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर उनके साइन होते हैं, उनके हाथ के अंदर उन्होंने इसको बनवाया होता है। उनको एक मेडल मिलता है, एक कॉमेमोरेटिव यहाँ पर उनको ब्राउचर भी दिया जाता है, जिसमें हर अवार्ड के विनर्स की यहाँ पर डिटेल्ड रिस्पेक्ट होती है, ब्रीफ होता है, और ये इन्वेस्टर जो सेरेमनी है उसी दिन इसको दिया जाता है।
रिसिपेंट को एक रेप्लिका भी मिलता है उनके मेडल का, ताकि वो उसको पहन सके जब स्टेट के कोई फंक्शन हो या हो तो उनको अगर मन करे, डिज़ायर करे तो वो उसको पहन सके। अवार्ड के अंदर कोई टाइटल या फिर कोई भी मनी नहीं होती है। देखिए अब ये क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको अवार्ड मिल गया, पहले क्या होता था कि आप एज अ टाइटल की तरह इन अवार्ड्स को ब्रिटिश काल के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि सर का आपको टाइटल मिलता था, तो ऐसे टाइटल की तरह वो आपके नाम के प्रीफिक्स हो जाते थे, या तो पहले आ जाते थे सर एनीवन, और या फिर आपके सफिक्स हो जाते थे। सफिक्स क्या होता है, बाद में आ जाना, कि नाम आपने अपना लिख दिया ABC और उसके बाद आप लिख रहे हो भारत रत्न, तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एज अ टाइटल नहीं है, जैसे आपको रिस्पेक्ट दी गई है। और इसी वजह से जो अवार्ड्स होते हैं उनका जो नाम होता है इनविटेशन कार्ड्स के ऊपर, पोस्टर के ऊपर, बुक्स के ऊपर, वहाँ पर कहीं पर भी आप उसको एज अ टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि मिसयूज़ किया गया है किसी के द्वारा, तो डिफ़ाल्टर को यहाँ पर जो उनका अवार्ड है उससे फोर्टिफेट कर दिया जाएगा, यानी कि उनके अवार्ड को वापस छीना भी जा सकता है। फिर से हम आगे हैं लिस्ट ऑफ नेशनल अवार्ड की, और अब हमने सारे के सारे सिविलियन जो अवार्ड है उनको अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की तरफ, जरा इन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको गैलेंट्री के साथ साथ पेट्रियोटिक अवार्ड भी बोला जाता है, यानी कि देशभक्ति के लिए जो हमारी हम देख पाते हैं वो। अब ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स भी यहाँ पर है। सबसे पहले इनमें कौन है, परम वीर चक्र, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ये है जिसको विक्टोरिया क्रॉस, जो कि कभी इंडिया के अंदर दिया जाता था इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके रिप्लेस करके यहाँ पर परमवीर चक्र को लाया गया है। और जिस तरीके से सिविलियन में भारत रत्न है, उसी तरीके से हम देख पाएंगे कि आर्मी में आपको परम वीर चक्र यहाँ पर दिया जाता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेलोर, सेल्फ सेक्रीफाइस किसी ने दिलवाया हो एनिमी की प्रेजेंस में, और इसी वजह से ये जो मेडल है कम ही बार मिला है लोगों को, 21 टाइम्स इसको दिया गया है, और 14 इसमें से वो लोग थे जिनकी मृत्यु के पश्चात उनको ये दिया गया है। परम वीर चक्र का लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है व्हील, यानी कि चक्र आप समझ पा रहे होंगे। और जो ये व्हील होता है यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉस, इसका मतलब है अल्टीमेट ब्रेव। इतना ब्रेव है एक इंसान की उसकी ब्रेवरी का यहाँ पर कोई अंत नहीं है, वो इस तरीके से इतना ब्रेव है, ऐसे घूमती हुई कोई चीज़ें तो वो ख़त्म नहीं होगी ना। और इसी वजह से इसको मेडल ऑफ ऑनर में यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसे दिया जाता है अल्टीमेट ब्रेव के नाम से। विक्टोरियन क्रॉस जो है वो आज भी चलता है यूनाइटेड किंगडम में। और परमवीर चक्र जो है उसको हमने 26 जनवरी 1950 में यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको देते हैं। 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले हम देखते हैं कि अफेक्ट में भी ये आने वाला था, अफेक्ट हुआ था। लेकिन इसके जो अवार्ड हैं, जो ऑफिसर्स यहाँ पर दिए जाते हैं, वो हर मिलिट्री की ब्रांचेस से होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पर्टिकुलर आर्मी से, ये नेवी के किसी मेंबर को मिल सकता है, एयरफोर्स से मिल सकता है, तो इसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सेकंड हमारा है महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है वो सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है इंडिया के अंदर, जिसको जो भी गैलेंट्री एक्ट यहाँ पर किए गए हैं, प्रेजेंस ऑफ एनिमी, यानी एनिमी वहाँ पे था और वहाँ पे कुछ बहादुरी के काम आपने किए हैं, आप लड़े हो अपनी धरती के लिए, या सी में या एयर में, एयरफोर्स हो सकता है, नेवी हो सकता है, तो उसके बाद आपको मिलता है महावीर चक्र, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ग्रेट वॉरियर मेडल, यानी कि आप बहुत महान हो। महान से क्या मतलब, महान, यू आर ग्रेट। वीर का मतलब होता है वॉरियर, एंड चक्र अगेन जो मेडल यहाँ पर दिया जाता है। अब इसको रिप्लेस किससे किया जाता था, ब्रिटिशर जो यहाँ पर थे वो इसको देते थे डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर, DSO के नाम से, जिसको हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। और ज़्यादातर जो ये मेडल है इसको पोस्थुमसली, यानी कि मृत्यु के पश्चात भी अवार्ड दिया जाता है। थर्ड हम देखते हैं वीर चक्र को, जो कि यहाँ पर वॉर टाइम गैलेंट्री के समय में अवार्ड दिया जाता है। वीर चक्र एक इंडियन गैलेंट्री अवार्ड है जिसमें ब्रेवरी अगर किसी ने बैटल फील्ड में की है तब उनको ये मिलेगा, और ज़्यादातर मृत्यु के पश्चात भी इसको दिया जाता है। अब हम आते हैं, क्योंकि आज के दोनों न्यूज़पेपर मोस्टली भरे हुए थे इसी इन्फॉर्मेशन से, तो कुछ कुछ और बातें बताई गई हैं यहाँ पर, जैसे कि राव की स्टर्ड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया है। तो राव कौन है, PV नरसिम्हा राव जो है हमारे एक समय पे 1991 में बहुत फेमस हुए थे, क्योंकि उस समय पे PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हम देख पाते हैं कि उस समय पे ये 3 चीज़ें लेकर आए थे, जिसमें से इन्होंने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और हम देख पाते हैं यहाँ पर कि ये जो कंसेप्ट था LPG का,
लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इस 3 कंसेप्ट को ये लेकर आए थे मनमोहन सिंह के साथ में, जो कि उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्हीं के बारे में कुछ बताया गया कि कैसे उस समय पे इनकी इतनी बड़ी भूमिका थी 1990s में, और ये कितने महान थे कि ये बता रहे थे कि अगर फेलियर होता है, अगर हमारी ये चीज़ें फेल हो जाएंगी तो उसका एक कारण मैं बनूंगा, लेकिन अगर सक्सेस ये हो जाएगा, हमारा जो भी होना भी चाहिए, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी को मिलेगी। जैसे कि इन्होंने इनकी जब बातें भी बताई तो इन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को बताया, यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन की बातें हुई तो उसकी जो यहाँ पर घोषणा थी वो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने यहाँ पर की। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन की बातें की कि हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आकर ट्रेड करें, दूसरे लोग भी, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा एक झटका खाया था कुछ समय पहले। और उसके बाद मोस्टली हम सोशलिस्ट, नेहरू जी का जो था उस समय पे हम देख पाते थे कि कैसे नेहरूवियन सोशलिज्म की तरफ चल रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए, जब इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डूबने ही वाली थी 1991 में, तो उस समय पे इन्होंने हमारी इकोनॉमी के दरवाजे खोले और हमारे लिए एक नया कंसेप्ट तैयार किया। चरण सिंह के बारे में समझते हैं। चरण सिंह जो कि यूपी के एक लीडर थे, वो सीएम रह चुके थे यूपी के। उसके बाद वो हम देखते हैं कि कैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, और गवर्नमेंट में आने के बाद में उन्होंने किस प्रकार से जो फार्मर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। इसी वजह से वो जाने भी जाते हैं, फार्मर्स लोग आज भी उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम देख पाएंगे कि उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको इसी नाम से जाना भी जाता है। उनके अभी जो ग्रैंड सन है, जो अभी यहाँ पर RDL जो उनकी पार्टी थी उन्होंने बनाई हुई थी RLD, तो उसके अभी भी वो मेंबर हैं। और वो देखते हैं कि कैसे वो जो जाट यहाँ पर बने हुए हैं, तो वो फ़िलहाल जो इंडिया की अलायंस के साथ में यहाँ पर चले गए थे कांग्रेस के साथ में, तो हम देखते हैं वापस से NDA के साथ में जुड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अभी वापस से ये जो स्टेप लिया गया है उनके ग्रैंडफादर के लिए, जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए वो जो मोदी गवर्नमेंट है उनकी काफ़ी यहाँ पर शुक्रगुजार है। तो ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ हाउ स्वामीनाथन हेल्प इंडिया एज अचीव फूड सिक्योरिटी। देखिए, क्योंकि अभी ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड भी यहाँ पर बातें होंगी, तो इसको भी ज़रा टॉपिक को अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा कि उनमें इनका रोल बहुत बड़ा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अनाउंसमेंट किया फ्राइडे को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो MS स्वामीनाथन थे उनके बारे में, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान देते हैं। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, यानी इंडिया के अंदर जो हरित क्रांति हुई है उसके ये जनक थे, पिता थे। अब ये कब हुआ था? 1960s में, 1970s का जो दौर था, उस समय पे हम देख पाते हैं कि स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो बहुत सामने आकर उन्होंने अपना योगदान दिया है इंडिया के फार्म्स को यहाँ पर सुधारने का, उनके लिए काम करने का। और यही ऐसे एक इंसान थे जो कहते हैं कि 1942 में जब ये पढ़ रहे थे उस समय पे महात्मा गांधी जी जो यहाँ पर थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की गुहार लगाई थी कि चलो भारत को छोड़ कर जाओ, इन लोगों के लिए अब हम साथ हैं। और 1942 और 1943 में हम देखते हैं कि कैसे बंगाल का जो रीजन है वहाँ पर फेमाइन आ गई थी। अब फेमाइन को हम जानते हैं कि भुखमरी के नाम से भी देख सकते हैं, या फिर ऐसा हो जाना कि वहाँ पर कुछ भी अब उग नहीं सकता है एक तरीके से। तो ये हालात देखने के चल रहे थे, और उसी समय यहाँ पर स्वामीनाथन जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहाँ पर सामने आएंगे, और सामने आकर अब वो एग्रीकल्चर में अपनी पढ़ाई करेंगे। पहले वो कुछ और बनना चाहते थे जीवन में, लेकिन फिर वो बने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। उन्होंने एग्रीकल्चर के कॉलेज में जाकर दाखिला लिया, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो फूड सिक्योरिटी पे काम करने लगे, और एक समय जब आया कि उनको राइस और वीट की जो यहाँ पर हमें ज़रूरत थी, खास करके हरियाणा और पंजाब जो ग्रीन रेवोल्यूशन में आज इतना अच्छा है, वो इसी कारण है क्योंकि इन्होंने कांटेक्ट किया मेक्सिको के अंदर रहने वाले नॉर्मन बोरलुग के, जो कि उस समय पर जो वीट हम देख पाते हैं उस वीट को क्या कर पा रहे थे, ड्वार्फ बना पा रहे थे, छोटा बना पा रहे थे, और उसकी जो यील्ड होती है उसको इन्होंने बड़ा बना दिया था, ज़्यादा बना दिया था। तो ये उनको इंडिया में लेकर आते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि इंडिया में ही रहकर जो ऐसे आसपास के, दिल्ली के आसपास के एरिया से खेत थे उसको एक जगह पे, यानी कि बंद जगह था, साइंटिफिक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट उसको उगा कर देखते हैं, और फिर उन बीजों को यहाँ पर फार्मर्स को बांटा जाता है, और उसके बाद तो रिजल्ट आज हमारे सामने ही है।
है कि कैसे 2024 या फिर हम बोले तो 2022 में ही इंडिया जो है वो बहुत ही फूड सिक्योर कंट्री यहाँ पर बन चुका था। और हम देख पाते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इंडिया अब वर्ल्ड को यहाँ पर फूड भेजने के लिए तैयार है, जिसकी जितनी ज़रूरत है बताइए। तो ये कंडीशन आ चुकी है। और ये जो ड्वार्फ था वो कौन से जीन से यहाँ पर बने थे, नॉरिन 10 से, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के एग्रीकल्चर में, इंडिया को एज अ फूड सिक्योर कंट्री बनाने में। तो इसी वजह से इनका जो है 1942-1943 के जो फेमाइन है उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया एग्रीकल्चर पढ़ना, और उसके बाद आज ये हमें यहाँ तक ले आए। तो इसी वजह से ये डिज़र्व करते हैं भारत रत्न को लेना। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि एक्सप्लेन्ड पेज से है, द इंडियन एक्सप्रेस, और ये कह रहे हैं कि जो रिसिपिएंट है अभी हाईएस्ट ऑनर के, उनको क्यों यहाँ पर दिया जा रहा है। इन्होंने बहुत सारे बीजेपी के खासकर कंट्रोवर्सीज़ को यहाँ पर देखा है कि बहुत दिमाग लगाया गया, जैसे पीवी नरसिम्हा राव को यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि जो एग्रीकल्चरिस्ट है या जो फार्मर्स है खास करके वो उनके साथ आ सके। फिर हम देखते हैं कि चरण सिंह के साथ भी ऐसा ही कुछ किया गया है, क्योंकि अभी जो जाट्स हैं या फिर जो फार्मर्स कम्युनिटी है खास करके वो हरियाणा के अंदर बीजेपी के खिलाफ, एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो खिलाफ है, और इसका रीज़न हम देख सकते हैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट में भी। तो ये जो सिचुएशन हमें दिखाई दी है इसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर इनको आपको एक तरफ लेके आना है तो आप इस वजह से इनके यहाँ पर अवार्ड जो है वो दे रहे हैं। तीसरा हम देख पा रहे हैं कि तीसरे जो अवार्डी यहाँ पर है कपूरी जी, तो उनको यहाँ पर इसी वजह से ले रहा है क्योंकि इंडिया की जो अलायंस है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस की तरफ से, वो यहाँ पर ओबीसी या फिर जो कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर खेल रही थी। तो ये चाहते हैं कि इनको भी यहाँ पर लेकर आया जाए, अपनी तरफ किया जाए। उसके अलावा एलके आडवाणी, जिनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता यहाँ पर था भी नहीं नरेंद्र मोदी जी का, ऐसा माना जा रहा है कि स्टार्टिंग में उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, 96 ईयर ओल्ड ये हैं, और लेकिन बाद में क्या होता है कि इनके इतने अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं, वो अपने आप यहाँ पर ऊपर बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं एलके आडवाणी जी पीछे रह जाते हैं। उनको भी यहाँ पर भारत रत्न दिया जा रहा है, और इसका रीज़न यही है कि क्योंकि ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर, अब ये बार बार लेकर आ रहे हैं कि जो राम मंदिर है वो मूवमेंट जो था वो यहाँ पर एलके आडवाणी जी के द्वारा चलाया गया था, और उसी की वजह से यहाँ पर जो हिंदूज हैं टोटली उनको अपनी और ज़्यादा किया जा रहा है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल बताता है कि कैसे हर इंसान को जहाँ पर अवार्ड मिल रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ इलेक्शन से रिलेटेड रीजंस दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि बिफोर मोदी इरा क्या ऐसा नहीं होता था। हम देख पाएंगे बिफोर जो मोदी इरा से पहले का जो समय रहा है उसमें भी कुछ ऐसे ही घटनाएं हुए हैं, जैसे कि कंट्रोवर्शियल जो कुछ लोग हैं उनको यहाँ पर अवार्ड दिए गए, या फिर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उनको भारत रत्न यहाँ पर दिया गया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को ये दिया जाता है, खासकर लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सडन डेथ के बाद 1 साल के बाद ये अवार्ड मिलता है। 1990 में हम देख पाएंगे जनता दल जो गवर्नमेंट है जिन्होंने वीपी सिंह के द्वारा यहाँ पर हेडेड थे उनको उनके द्वारा यहाँ पर बी आर अम्बेडकर को ऑनर दिया जाता है। फिर 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब आती है तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिनका यहाँ पर असैसिनेशन कर दिया गया था, उनको यहाँ पर अवार्ड देती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देती है। 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट के लिए, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे GRD टाटा, उनके यहाँ पर दोनों को भारत रत्न से अवार्ड किया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि कैसे मनमोहन सिंह की भी जब गवर्नमेंट आती है 2004 से 2014 तक, तो केवल 3 भारत रत्न दिए जाते हैं, जिसमें एक थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन भीमसेन जोशी, क्रिकेटर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, और साइंटिस्ट CNR राव। तो कहीं ना कहीं हर बार हर किसी ने इस तरीके से इनका फ़ायदा उठाया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकाज लीडरशिप। अब ये आर्टिकल जो है ये कृष्णा श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है, और ये बहुत सारे कारण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो अमेरिका की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, जिस वजह से अमेरिका जो एक तरीके से पावरफुल कंट्री था, स्ट्रेंथ जो अमेरिका थी, वो अब धीरे धीरे डाउन हो रही है, डाउनग्रेड देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर हम देख पाते हैं चाइना अमेरिका से ऊपर पहुँच चुका है। हम देखते हैं कैसे इंडिया जो है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से
जो एक यूनाइटेड स्टेट को एक तरीके से ग्लोबल लीडर बनाता था, हाईएस्ट अपनी पोजीशनिंग रखता था, वो यहाँ पर डिक्लाइन होती दिखाई दे रही है, कम होती हुई दिखाई दे रही है। खास करके ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो एक्सपर्ट है जोनाथन फ्रीडलैंड, जो कि सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं यूएसए की तरफ 2024 में, 2025 में, अब जो इलेक्शन के बाद यूएसए का रिजल्ट होने वाला है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। खासकर बातें की गई हैं चाइना एंड रशिया के द्वारा, कि चाइना और जो रशिया है वो हमेशा यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, और इसी वजह से दोनों ही कंट्री अपने जो अथॉरिटेरियन रेजिम है उसको बनाने में यहाँ पर सख्त और ज़्यादा मजबूत उसको कर रही है, और जो उनकी इंटरनेशनल सिस्टम है उसको यहाँ पर हम देख पाएंगे कैसे रिशेप किया जा रहा है, दोबारा से उसको रिशेप कर रहे हैं। वो वैल्यूज़ जो है उनको स्प्रेड कर रही है, साथ ही साथ न्यू इम्पेरियलिज्म जैसी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी यूरोपियन एजेंसीज है जो हम देखते हैं कि थोड़ा बढ़ के नज़र आ रही हैं। पोलराइजेशन जो होता था वेस्टिंगटन की तरफ, अमेरिका की तरफ, वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही एक बात है कि कैसे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अब हमें दिखाई दे रही हैं कि यूएसए से टक्कर लेने को बिल्कुल तैयार है। ब्रिक जैसी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर साथ में आ रही है। खासकर जो चाइना का और यूएस का हम कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, वो भी हमें इस चीज़ की अच्छे से दिखाता है कि कैसे ये काम कर रहा है फ़िलहाल। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पॉलिटी पेज से कह रहा है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड कीपिंग डेट इंटेक्ट, आज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या प्रियम्बल को यहाँ पर अमेंड किया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल, 1973 के अंदर एक केस होता है केशवानंदी भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उसको अमेंड किया जा सकता है, उसके अंदर अमेंडमेंट बिल्कुल हो सकते हैं। और ये जो संशोधन होते हैं या अमेंडमेंट होते हैं उसमें बस आप जो इसकी डेट आप देख पाएंगे 1949 26 नवंबर, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपको जो अमेंडमेंट करने हैं वो कर सकते हैं। आज तक हम देखते हैं कि सिर्फ 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 के अंदर वो एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें प्रेम्बल के अंदर यहाँ पर संशोधन किया गया, और उसी के अंदर सेक्युलर एंड हम देख पाएंगे कि सॉवरेन जो वर्ड है इनको इंटीग्रेट किया गया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो जो यूनिटी पहले शब्द था उसके साथ में इंटीग्रिटी को भी जोड़ दिया गया। तो ये एक अमेंडमेंट करवाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके अलावा आज तक प्रेम्बल में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है, और इसी के ऊपर ये बात यहाँ पर जो केस था, केस में हम देख पाएंगे 13 जजेस का बेंच था केशवानंदी भारती केस के अंदर जब ये स्टेटमेंट यहाँ पर आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से फ्राइडे को जब एक PIL लगाई गई और उससे पूछा गया तो उसमें दोबारा से 26 नवंबर की डेट को मना करके कि आप इसको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो वो बिल्कुल किया जा सकता है। आज के हम लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ गए हैं, जो कि अगेन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से है। हम देख पाएंगे एक डाटा दिया गया है पॉलीगमी के बारे में। पॉलीगमी शब्द क्या होता है? एक ऐसा शब्द यानी कि एक जो हस्बैंड है और उसके एक से ज़्यादा वाइफ हैं, तो वो हो जाए यहाँ पर पॉलीगमी, 1 और मोर देन 1, राइट। तो एक से ज़्यादा है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, जितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगमी। और पॉलीगमी इंडिया में कितनी ज़्यादा है वो डाटा क्या बता रहा है ये बताते हैं। सबसे पहली बात, हमें पता कैसे चलेगा? 2 तरीके के यहाँ पर डाटा है। पहला डाटा है 2011 की सेंसस यानी कि जनगणना जो थी। दूसरा डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, यहाँ पर जो डाटा आया 2024 का या 23 का हम दे सकते हैं। तो ये जो 2 डाटा है, ये जो 2 आंकड़े हैं, ये हमें बताते हैं कि इंडिया में पॉलीगमी का स्टेटस क्या है। अब देखिए पॉलीगमी जो है, ये डाटा 2011 के जो सेंसस है उसमें बिल्कुल डायरेक्टली ये बात नहीं पूछी गई थी कि आपकी जो पॉलीगमी है कि आपके पति की कोई ज़्यादा, एक से ज़्यादा शादियाँ हुई हो, या हस्बैंड से पूछा गया हो कि एक से ज़्यादा वाइफ्स है, तो ऐसा नहीं पूछा गया था। ये जो आंकड़ा है ये हमें बताता है मैरिड, हम देखते हैं कि कितने % ऑफ जो वुमन है वो इंडिया में मैरिड है, और दूसरा रेशो इसमें देखा जाता है कितने % ऑफ मैन जो है वो इंडिया के अंदर मैरिड है। और इसके बाद जो बीच में गैप निकल कर आता है कि मैन यहाँ पर लगा लीजिए आपकी लगातार टोटल 28 करोड़ 65 लाख के करीब कुछ मैरिड है, और वुमेन हम देख पाएंगे कि फीमेल यहाँ पर 29 करोड़ 30 लाख से कुछ ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा, लगभग हम देख पाएंगे कि यहाँ पर 65 लाख से ज़्यादा गैप हमें दिखाई देता है
इस नंबर में जिसमें औरतों की मैरिज की और जो फीमेल है उनकी मैरिज की बात आती है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन उठता है कि ये तो इस वजह से भी हो सकता है ना कि कुछ मैरिड जो मैन हैं वो इंडिया को छोड़ के बाहर चले गए हो, अब्रोड चले गए हो काम करने के लिए। बिल्कुल ये बात भी ठीक है कि कुछ मैरिड मैन जो है वो इंडिया से बाहर गए और उनकी क्योंकि मैरिड फीमेल जो है वो इंडिया में ही रहती है, तो इस वजह से ये गैप थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा इंडिया में पॉलीगमी अभी भी एग्जिस्ट करता है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग आंकड़े हैं। और उसका अदर एग्जाम्पल हम देख पाएंगे यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फीमेल से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपके हस्बैंड की आपके अलावा भी कोई और पत्नी है, क्या आपके अलावा कोई और वाइफ है। तो उसमें से हमें पता चलता है कि बिल्कुल ये जो आंकड़ा है अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नंबर्स में आया हुआ है। जैसे कि हम देख पाएंगे इस आंकड़े को कि कैसे पॉलीगमिस्ट जो हिंदू पॉपुलेशन है उसमें 0.45% है, यानी कि हिंदूज में भी ये स्टेटस देखने को मिलता है। मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें हम 0.90% देखेंगे। क्रिश्चियंस में ये आंकड़ा 1.06% है, सबसे ज़्यादा है। सिख में हम देख पाएंगे 0.39 और टोटल ये इंडिया में 0.54 है। अब पॉलीगमी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी एक मेल जो है उसने किसी एक फीमेल से शादी की, उसके बाद वो उससे अलग हो गया, डाइवोर्स लिया और दोबारा किसी फीमेल से शादी कर ली। नहीं, पॉलीगमी का मतलब होता है जब आप एक मेल हो और आपकी दोनों वाइफ्स हैं और आप दोनों वाइफ्स के साथ यहाँ पर या उससे ज़्यादा जो भी फीमेल आपकी पार्टनर है उनके साथ आप रहते हैं लीगली, ये होता है पॉलीगमी। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ठीक है आंकड़े हमें बता रहे हैं। इसके अलावा जो ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब ST जो है, उसमें जो हाईएस्ट आंकड़ा मिला है वो मिला है 2.35 का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पॉलीगमी देखी जा रही है वो यहाँ पर ट्राइब्स में देखी जा रही है, जनजातियों में देखी जा रही है। ये हमारे पास कुछ आंकड़े थे, कुछ परसेंटेज थी और इसी से हमें समझना होगा कि पॉलीगमी जो है वो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग डिग्री के ऊपर वेरी कर रही है। लेकिन डाटा को अभी फ़िलहाल कम्युनिटीज़ के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है और बाकी हम जो 2021 की जो सेंसस अभी नहीं हुई और जब होगी 2024 में या 2025 में, तब हमारे पास अलग से नया डाटा आएगा और तब हम इन सारी सिचुएशंस को और अच्छे से और बेहतरी के साथ समझ पाएंगे। खैर अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जिसको भी अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली ऐसे ही आपको न्यूज़ जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।